सैफरिन सॉल्यूशन और मैक्यूलर ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन द सेल। मतलब कि ये वाला प्रैक्टिकल करने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन की जगह पे सैफरनिन सॉल्यूशन और माइथोनिल ब्लू सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड द सेल फ्रॉम एन अनियन, लेट अस नाउ ऑब्जर्व सेल फ्रॉम आवर ऑन बॉडी। मतलब कि जिस तरीके से हमने ऑनियन की जो एक स्लाइस लेके उसका प्रैक्टिकल किया था, उसी तरीके से हम अपनी बॉडी का भी एक स्लाइस लेके उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जैसे कि हमको गाल का करना है, जिसमें चाउमीन निकाल के और ऐसा कुछ। तो द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। मतलब कि ये डबल लेयर्ड होती है और उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, केंद्रक झिल्ली, जिससे कवर रहता है पूरा न्यूक्लियर जो है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज pores which allow the transfer of material from inside the nucleus of its outside that is to the cytoplasm। मतलब कि इसमें एक बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं, छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं जो कि ट्रांसफर मटेरियल, जो पदार्थ होता है उसको अंदर आने और बाहर जाने के लिए, केंद्रक के अंदर आने और बाहर जाने के लिए हेल्पफुल रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। इसको साइटोप्लाज्मा को हम सेकेंड पार्ट में कंप्लीटली पढ़ेंगे। द न्यूक्लियस जो आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है ना, ये वाला साइटोप्लाज्मा। The nucleus contain chromosomes which are visible as rod-shaped structure only when the cell is about to divide. Chromosomes contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA molecules। मतलब कि जो आपका ये रहता है क्रोमोसोम्स रहते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रॉड। मतलब कि रॉड शब्द में आपको वो दिखेंगे, क्रोमोसोम रहता है इसके अंदर, जो कि आपने पढ़ा है ना डीएनए के बारे में। तो रॉड शब्द में रहता है क्रोमोसोम, वो जो कि डीएनए इसके अंदर रहता है। डीएनए मतलब कि जो एक पेरेंट्स से अपने बच्चे के अंदर जो जाते हैं ना, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब कि छोटे छोटे से अणु होते हैं। ओके, तो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन और डीएनए को ये कंपोज्ड करता है क्रोमोसोम्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। मतलब डीएनए में जो फंक्शनल होता है वो किसके द्वारा होता है, जो भी कार्य करते हैं वो जीन्स करते हैं। In a cell which is not dividing, this DNA is present as part of a chromatin material। chromatin material में डीएनए का जो पार्ट रहता है वो प्रेजेंट रहता है। ओके, chromatin material is visible as indivisible mass of thread like structure। मतलब कि धागे की तरह की इनकी संरचना होती है। ओके, जिनको हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes। जब वो डिवाइड होते हैं, cells is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes। जो chromatin material होते हैं वो chromosomes में डिवाइड हो जाते हैं। The nucleus plays a central role in cellular रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब कि कोशिकाओं के फिर से बनने में जो न्यूक्लियर होता है वो केंद्रक की तरफ, केंद्रक तो इसको बोलते हैं, और केंद्रीय भूमिका भी यही निभाता है। The process by which a single cell divided and forms two new cells। मतलब वो आपने प्रोसेस पहले भी देखी है ना, जो एक सिंगल सेल्स रहती है वो जो टू में डिवाइड होके और नए टू सेल्स बना लेते हैं, और ये कंटिन्यू चलती रहती है। It also play a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will be exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell। मतलब कि उसमें परिपक्वता जो होती है, डेवलपमेंट और मैच्योरिटी जो आती है, वो सारा कुछ हम देखते हैं। एनवायरमेंट में काम करने के लिए जो जरूरी होता है वो सारा इसी के द्वारा न्यूक्लियस ही इसके अंदर काम करता है। केमिकल एक्टिविटीज इसके अंदर होती है डायरेक्टली। ओके, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया द न्यूक्लियस रीजन ऑफ द सेल में बी प्योरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अनुपस्थिति में भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली की अनुपस्थिति में भी जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उनमें भी न्यूक्लियस होता है केंद्र। Such an undefined nuclear region contain only nuclear
न्यूक्लियस एसिड्स इज कॉल्ड अ न्यूक्लियाइड। उनको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं, जिसमें कि ओनली सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, जो कि अनडिफाइंड होते हैं। सच ऑर्गेनिज्म whose cells lack a nuclear membrane are called प्रोकैरियोटिक, मतलब कि जिसमें न्यूक्लियस whose cells lack nuclear membrane, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। और एक होता है जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसको हम बोलेंगे यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिस एंड यूकेरियोटिस, ओके। इनके बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, जिसमें लेक मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको हम यूकेरियोटिक बोलेंगे, ओके। प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो लेक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसमें और भी जो अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी प्रेजेंट नहीं होते, जबकि वो यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। मेनी ऑफ द फंक्शन ऑफ सच एज organelles are also performed by purely organized part of the cytoplasma। साइटोप्लाज्मा के द्वारा इनका प्योरली जो परफॉर्म होता है वो किया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल है आपकी जो इसमें दिखाई दे रही है, ओके, फिगर के अंदर जो the chlorophyll in photosynthesis prokaryotic bacteria is associated with membranes vesicles bag like स्ट्रक्चर की एक संरचना की एक थैली जो होती है, और फोटोसिंथेसिस मतलब कि प्रकाश संश्लेषण में जो प्रोकैरियोटिक का ही मेन रोल होता है। बट नॉट विथ प्लास्टिड एज इन यूकेरियोटिक सेल्स, बट वो जो यूकेरियोटिक सेल्स होता है इसमें प्लास्टिड के रूप में रहता है। सेकेंड आता है आपका साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ओके। व्हेन वी लुक एट द टेम्परेरी माउंट्स ऑफ अनियन पील्स as well as human cheek cell, we can see a large region of cheek cell enclosed by the cell membrane। सेल मेम्ब्रेन मतलब कि जो कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली, अपने ये जो पढ़ रहे थे वो केंद्रिक झिल्ली थी, और ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में जिस तरीके से प्याज की झिल्लियों में बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं, उसी तरीके से अगर ह्यूमन चीक का एक टुकड़ा लेके हम देखेंगे तो उसमें भी वो नजर आएंगे। दिस रीजन टेक अ वेरी लिटिल स्टेप, मतलब कि बहुत ज्यादा छोटा सा पार्ट इसमें रहेगा। इट कॉल्ड द साइटोप्लाज्मा, इसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मा। The cytoplasma is the fluid contained inside the plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये बहुत सारा फ्लूइड कंटेंट रहता है। इट आल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स, मतलब कोशिका अंगक भी रहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स मतलब होता है अंगक, ओके। इसमें आप पढ़ेंगे ये नाम सेल ऑर्गेनल्स स्पेशली भी रहते हैं, जो स्पेशल वर्क के लिए रहते हैं, ओके। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन फॉर द सेल, विशिष्ट कार्यों के लिए रहते हैं। सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स के द्वारा वो पूरे एनक्लोज्ड रहते हैं। इन प्रोकैरियोटिक बिसाइड्स द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन की एब्सेंस में द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर आल्सो एब्सेंट, मतलब कि इसके अंदर जो रहती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो न्यूक्लियर रीजन तो एब्सेंट रहता ही है, न्यूक्लियर रीजन के अंदर रहता है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि जो झिल्ली रहता है सेल्स की वो भी एब्सेंट रहती है। ऑन द अदर हैंड यूकेरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स, मतलब कि जो इसका झिल्ली का अंग कैसी कोशिका झिल्ली अंगक और जो केंद्रक होता है वो यूकेरियोटिक में उपस्थित रहता है और प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी illustrated with the example of various virus lack any membranes and hence do not show characteristic of life until they enter a living body and use its cell mechanism to multiply। सजीवों में ही वायरस रहता है, मतलब कि वायरस जो रहता
रहता है वो जो रहता है वो अकेला जीवित नहीं रह सकता, उसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है। जैसे कोरोना वायरस भी बोल रहे हैं ना कि अगर एक दूसरे से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाएगा तो वो वायरस बीच में ही मर जाएगा, इसलिए बोलते हैं 2 गज की दूरी। ओके, लेकिन वायरस की हर एक वायरस की यही कैरेक्टरिस्टिक रहती है कि वो सजीवों में ही रह सकता है, अगर कोई सजीव लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है तो वो मर जाता है। इसका वायरस जो होता है इसका एक एग्जाम्पल था। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सेल ऑर्गेनल्स पे। तो सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या होगा? सेल ऑर्गेनल्स मतलब कि कोशिका अंग। एवरी सेल का है जो मेम्ब्रेन, सभी सेल्स में जो मेम्ब्रेन रहती है मतलब झिल्ली अराउंड इट टू कीप इट्स ऑन कंटेंट्स सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब कि बाहरी पर्यावरण से उसको अलग करने के लिए क्या रहता है? झिल्ली रहती है। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल मतलब बड़ी और जटिल कोशिकाएं इंक्लूड्स सेल फ्रॉम द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। नीड्स अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इनका जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर रहता है और इसके कार्य रहते हैं, मतलब जटिल कार्य और संरचना रहती है, उसके लिए केमिकल क्या बोलते हैं? केमिकल एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। टू कीप दिस एक्टिविटीज आर डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि वो एक दूसरे से अलग करने के लिए भी डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज होती रहती है। दिस सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनल्स, इसको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, विद इन थेमसेल्व्स, मतलब छोटी संरचना जो बनाने के लिए मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर। ओके, इनका लिटिल स्ट्रक्चर बनाने में भी इनका यूज होता है। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में ये गुण होता है जो कि उसको प्रोकैरियोटिक सेल्स से अलग करता है कि ये लिटिल स्ट्रक्चर बनाने में काम आती है सेल्स के। ओके, सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन सभी को हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। आपको पहले बोल दिया था सेल्स से जुड़ी जो भी चीजें हैं और उसको यूज के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। We have talked about the nucleus in a previous session, हमने पहले भी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं। Some important example of cells organelles which I will discuss now are endoplasmic reticulum, Golgi apertures, lysosome, mitochondria, plastids and vectors. They are important because they carry out some very crucial function in cells, मतलब कि ये सभी जो हम मैथ के पढ़ेंगे, ये सारे पार्ट जो आ रहे हैं 1 2 3 8 4 5 6 आपके नाम बताए हैं, ये सभी ही फंक्शन मतलब कोशिका के कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आ जाता है हमको हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है। ओके, अंतर्द्रव्यीय जालिका। अब इसके भी 2 टाइप हो जाएंगे आपके, एक तो रफ टाइप का होगा और स्मूथ टाइप का। रफ टाइप और स्मूथ टाइप हमको कैसे पता चला? जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एक की तो हमको रफ जो स्ट्रक्चर है जो रफ टाइप का दिखेगा। रफ मीन्स आप बोल सकते हैं कि खुरदुरी शक्ल दिखेगी। ओके, और एक दिखेगा स्मूथ मतलब कि चिकने टाइप का दिखेगा। इनके भी जो अलग अलग कार्य होते हैं वो हम 13 में पढ़ेंगे। The endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and sheets, मतलब कि जो नलिकाएं होती हैं मेम्ब्रेन बाउंड्स की, मतलब कि जो कोशिका झिल्ली की ही इसमें भूमिका रहती है। कोशिका झिल्ली जो कि ट्यूब्स के रूप में या फिर एक शीट्स के रूप में रहती है, उसका एक लार्ज नेटवर्क होता है, वो बड़ा एक जाल रहता है। ओके, मतलब कि कोशिका द्रव्य झिल्ली जो रहती है उसका ट्यूब्स के रूप में या तो नलियों के रूप में या फिर वो शीट के रूप में जो एक बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क दिखता है, उसी को हम क्या कह देंगे यहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The ER membrane is a similar structure of the plasma membrane, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। There are 2 types, आपको पहले बता दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको RER पढ़ूंगी और इसको पढ़ूंगी SER। ओके, RER looks rough under a microscope because it has particular cargo ribosomes attached to its
तरह दिखती है और उसकी सतह के ऊपर जो है क्या बोला, राइबोसोम्स जो रहते हैं वो अटैच्ड रहते हैं, ऊपर दिखाई देते हैं। किसके ऊपर? RER, रफ वाली की बात कर रहे हैं। ओके, द राइबोसोम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन all active cells are the sites of protein manufacture, मतलब कि ये क्या करते हैं? प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करते हैं। Thus manufactured protein are then sent to various places in the cell depending on need, मतलब कि और फिर जो प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करेंगे और सेल के अंदर जिस जगह पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उस जगह ये उसको भेज देते हैं। यूजिंग द ER मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द SER, अब सेकंड आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या बात करें? फर्स्ट वाला क्या था? जो राइबोसोम होते हैं अटैच्ड, वो क्या करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे और जहाँ पे सेल में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होगी वहां भेज देंगे। और सेकंड वाला काम देखते हैं, SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, मतलब कि वसा के निर्माण में ये कार्य करता है, मतलब यूज होता है। प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए जो नेसेसरी होता है प्रोटीन एंड लिपिड्स दोनों ही नेसेसरी होती है। ओके, दिस प्रोसेस इज नाउन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मतलब कि जीवित जनन इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन का, झिल्ली का जो होता है जीवित जनन। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, और भी अदर प्रोटीन और लिपिड्स जो होते हैं वो एंजाइम और हार्मोन्स के रूप में कार्य करते हैं। although the ER varies greatly in appearance in different cell, it always form a network system। ये हमेशा काय में मिलेंगे हमको? जालिका तंत्र के रूप में ही होते हैं। ये आपके पास एनिमल सेल का डायग्राम है, ये आपको बनाना भी है और याद भी रखना है। ओके, इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। Thus, one function of the ER is to serve a channel for the transport of materials, especially protein, between various regions of the cytoplasma or between the cytoplasma and the nucleus। मतलब कि एक और अदर कार्य जो है, प्रोटीन जो बनाया है वो कोशिका के अंदर एक कोशिका से दूसरे कोशिका में और कोशिका के केंद्र तक पहुंचाने का जो ER का कार्य रहता है। The ER also function as a के अंदर साइटोप्लाज्मा के अंदर। The ER also function as a cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities of the cell, मतलब जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए जो सरफेस अवेलेबल करवाना भी इसका एक मेन कार्य होता है। In the liver cells of the group of animals called vertebrates मतलब कि लीवर सेल्स, मतलब कि जो जंतुओं के अंदर जो यकृत होता है, लीवर मतलब कि आपने पढ़ा है ना यकृत सेल्स के अंदर, वो भी कहीं में एनिमल्स के अंदर ग्रुप मिलता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड कशेरुकी जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, और इंग्लिश में आपका दे रखा है वर्टेब्रेट्स। हिंदी में इसको बोलेंगे कशेरुकी, जो आपको चैप्टर नंबर 7 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। SER plays a critical role in detoxifying many poison and drugs, मतलब कि बहुत सारा फूड्स के साथ में हम जो पॉइजन या फिर ड्रग्स भी अगर हमारे अंदर चला गया है तो उसको क्या करेगा? क्रिटिकल रोल, मतलब निराविषीकरण करने में, मतलब कि उसको विष रूप से हटाने में, निराविषीकरण या फिर जो इंग्लिश में आपको लिख रखा है डेटॉक्सिफाइंग करने में इसका SER का मेन रोल होता है। सेकेंड आता है हम गोल्गी अपर्चर। गोल्गी अपर्चर मतलब गोल्गी उपकरण, ये क्या काम करता है? द गोल्गी अपर्चर फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी गोल्जी की तरह द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड व्हीकल अरेंज्ड approximately parallel to each other in stacks called cisterns, मतलब ये कुंडिका के रूप में ये और एक दूसरे के पैरेलल में जमे रहते हैं। ओके,
डिस्टेंस, मतलब कि मेम्ब्रेन में एक पुटिका के रूप में और एक दूसरे के पैरेलल में सिंटेंस में जमे रहे, जिसको हम सिंटेंस कहते हैं, कुंडिका कहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल में और एक पुटिका के रूप में रहते हैं। ओके, दिस मेम्ब्रेन ऑफ्टन हैव कनेक्शन विद द membranes of ER and therefore constitute another protein of a complex cellular membrane system। मतलब कि दिस मेम्ब्रेन often have connection with the membrane, मतलब कि ये मेम्ब्रेन के साथ में कनेक्ट होते हैं और ER और जो अपना therefore constitute another protein होता है वो complex cellular, मतलब कि एक जटिल कोशिका के अंदर झिल्ली में इसका सिस्टम जो रहता है वो कार्य करता है। The material synthesis near the ER is packaged and dispatched to various targets inside the outside the cell through the Golgi apertures। मतलब कि इसका कार्य क्या होता है, मटेरियल सिंथेसिस नियर द ER के आसपास जो भी मटेरियल है उसको क्या करेगा, ये पैकेट के रूप में लेगा, मतलब पैकेजिंग, मतलब कि उसका संग्रहण करेगा और उसको बाहर करना और अंदर करना, किसके अंदर, सेल में, सेल के अंदर जो ER के आसपास का जो भी मटेरियल अवेलेबल है उसको ER के अंदर करना और बाहर करना, ये किसका काम होता है, गोल्जी अपर्चर का। इट फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन द वेसिकल्स के अंदर जो भी स्टोरेज होता है, संचयन, रूपांतरण और बंद करना, पैकेजिंग करना, वो सारा कार्य इसी का होता है। इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्जी अपर्चर, मतलब कि जो शुगर की जो जटिल अवस्था होती है उसको सरल अवस्था में तोड़ने का कार्य भी कौन करता है, गोल्जी अपर्चर। द गोल्जी अपर्चर इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये लाइसोसोम के बनाने में भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सेकंड जो आपका आ रहा है लाइसोसोम, ये कहाँ से बन के आया है, इसी से बन के आया है। अब लाइसोसोम देखते हैं, लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, मतलब कि वेस्ट डिस्पोजल जो अपशिष्ट रहते हैं सेल्स के वो सारे कहाँ रहते हैं, लाइसोसोम में। लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, मतलब कि सॉइल के अंदर जो भी वेस्टिंग मटेरियल हो जाता है उसके पाचन का कार्य कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। और जो भी बाहर से जो भी उसके अंदर ऐसे पदार्थ अगर आ गए हैं जो कि उसके काम के नहीं है या फिर जो काम के हैं और उनको भी डाइजेस्ट करना है, उसका काम कौन करेगा, लाइसोसोम। Foreign material entering the cell such as bacteria or food as well as all the organelles end up in the lysosome, मतलब कि जो भी कार्य होता है बैक्टीरिया या फिर भोज्य पदार्थ या फिर जो एंडअप बोला है ना, ऑर्गेनल्स, मतलब कि जो ऐसे अंग जो कि एंडअप मतलब मृत प्राय हो गए, जो मर चुके हैं, और उनका सारा कार्य कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। विच ब्रेक देम अप इनटू स्मॉल पीसेस, ये उनको स्मॉल पीसेस में तोड़ेगा। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down our organism material, मतलब कि इसके अंदर एक वो पावरफुल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें एंजाइम्स, कैपेबल एंजाइम्स होता है जो कि वो डाइजेशन सिस्टम में कैपेबल होता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि कोशिकीय चयापचय क्रियाएं होती है उसमें भी वो डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, जैसे ही जो कोई सेल अगर डैमेज्ड हो गई है, उसमें कोई चीज टूटी फूटी हो गई या फिर वो डैमेज हो गई है, तो जो लाइसोसोम होता है वो ब्रस्ट हो जाता है, मतलब फट जाते हैं। एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, मतलब कि जो एंजाइम्स होते हैं वो खुद ही अपने जो सेल होते हैं उनका डाइजेस्ट कर लेते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नाउन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। सुसाइड बैग्स मतलब कि आत्महत्या की थैली, सेल्स के लिए जो सुसाइड बैग्स कौन होता है, तो लाइसोसोम होता है। फिर आपका होता है नेक्स्ट वाला माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नाउन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन,
covering the outer membrane is porous while the inner membrane is deeply folded. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्स का पावर हाउस होता है, बिजली का, मतलब सारी एनर्जी इसको माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है टू मेम्ब्रेन कवरिंग, मतलब कि वो डबल लेयर की जो झिल्ली होती है वो रहती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरियस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, मतलब आउटर जो होती है वो पोरियस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, अंदर वाली जो रहती है वो डीपली फोल्डेड रहती है, पूरी तरीके से फोल्ड करी हुई रहती है। बाहर वाली जो रहती है वो प्योर तरीके से हमको दिख सकती है। दिस फॉल्स द इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एटीपी जनरेट इन केमिकल रिएक्शन। एटीपी में इसको हम काउंट करते हैं और जो जनरल केमिकल रिएक्शन होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट दिख रहा होगा आपको। बुक लेके बैठा करिए आप, जब भी वीडियो के लिए बैठे आपकी बुक ओपन रखिए, क्योंकि ये मेन वर्ड जो होते हैं और 13 जो मैं पढ़ रही हूँ ये आप कंप्लीट करते जाए। एटीपी इज नाउन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी मतलब कि ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो एटीपी देता है। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोरेज इज एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क या फिर अलग रासायनिक केमिकल जो भी कंपाउंड्स बना रहे हैं उसके लिए हम एटीपी में ही एनर्जी को लेते हैं। Mitochondria are strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosome. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक अद्भुत तरीके का ऑर्गेनेल्स होता है, अद्भुत अंग है, क्योंकि इसका खुद का their own DNA and ribosome, इसका खुद का DNA होता है और राइबोसोम भी होता है। Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins, मतलब वो अपना खुद का प्रोटीन बनाने में भी एबल रहता है। फिर आपका आता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या रहता है? प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, मतलब ये केवल प्लांट सेल्स में ही अवेलेबल रहते हैं। प्लांट सेल्स मतलब कि वो जो जंतुओं में अवेलेबल नहीं रहते हैं। प्लांट सेल्स मतलब कि पौधों में ही अवेलेबल रहेंगे। There are two types of plastids, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, क्रोमोप्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्टिड्स जो रहते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, मतलब वो कलरफुल रह सकते हैं। एंड सेकेंड जो आपका था ल्यूकोप्लास्ट्स जो रहते हैं वो व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड, या तो वो व्हाइट रहेंगे या फिर उनका कोई भी कलर जो है नहीं रहता है। ओके, सेकेंड आपका आता है, इसी में हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्रोमोप्लास्ट्स कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नाउन एज क्लोरोप्लास्ट्स, मतलब कि जो आपका फर्स्ट टाइप का है क्लोरोप्लास्ट्स, वो जो है क्लोरोफिल के पिगमेंट मतलब कि हरित वर्णक जो रहते हैं उसके अंदर रहते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट्स बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्लांट्स में होती है फोटोसिंथेसिस, उसमें ये इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। क्लोरोप्लास्ट्स आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के एडिशन में जो क्लोरोप्लास्ट्स है उनमें और भी येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट्स हम देख सकते हैं। Leucoplasts are primarily organelles in which materials such as starch, oil and protein granules are stored, मतलब कि जो सेकेंड टाइप का होता है इसके अंदर कुछ प्राइमरी ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब कि जो प्राथमिक अंग रहते हैं वो स्टोर रहते हैं, जिसका जैसे कि स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन हो गया। ओके, द इंटरनल ऑर्गेनिज्म ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन्स, मतलब कि बहुत ज्यादा संख्या में इसमें मेम्ब्रेन झिल्लियां होती है। लेयर्स के प्लास्टिड में अपना चल रहे थे। ओके, द इंटरनल ऑर्गेनिज्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा, मतलब कि जो लेयर के अंदर इसमें कंसिस्ट रहती है क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ
मेम्ब्रेन्स लेयर, मतलब कि लेयर के अंदर बहुत सारी संख्या में जो है अवेलेबल रहती है मटेरियल में, और उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहते हैं। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल मतलब बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसकी संरचना है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही रहती है। लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम होता है। सेकंड आता है आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब होती है रसधानियां, ओके, हिंदी में इसको बोले तो। वैक्यूल्स आर स्टोरेज एक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, मतलब कि इसके अंदर सॉलिड एंड लिक्विड दोनों तरीके के कंटेंट रहेंगे। संग्राहक थैलियां होती है एक तरीके से, ओके, क्या रहती है, स्टोरेज सैक्स, मतलब संग्राहक थैलियां, इसको हम हिंदी में बोलेंगे। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स व्हाइल प्लांट्स सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स, मतलब कि एनिमल्स के अंदर ये छोटी साइज में दिखेंगे और प्लांट्स के अंदर बहुत बड़ी साइज में दिखेंगे। द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स सेल्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, मतलब कि जो सेंट्रल सेल्स होती है वो समथिंग जो सेल्स का वॉल्यूम रहता है कोशिका आयतन का 50 से 90% तक का जो रहता है जगह ले लेती है। In plant cells, vacuoles are full of cells shape and provides rigidity and rigidity of the cells, मतलब कि ये जो प्लांट्स के अंदर रहता है इसमें कुछ तो स्फीति और कठोरता दोनों तरीके के सेल शेप, मतलब कि कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं। सेल शेप मतलब हो जाएगा आपका कोशिका द्रव्य, ओके। मेनी सब्सटेंस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ प्लांट्स सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, मतलब कि बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं। प्लांट सेल मतलब कोशिका जो होती है प्लांट्स की, उसके लिए। दीज इंक्लूड एमिनो एसिड्स, सुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन, मतलब कि इसके अंदर जो है एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिज्म एसिड्स एंड सम प्रोटीन सभी कुछ इंक्लूड रहता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, आपको पता ही है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम्स दैट द अमीबा, मतलब जो फूड वैक्यूम होता है वो फूड को कंटेन करता है अमीबा के अंदर। अमीबा है ना, ओके। अमीबा हैज कंजम्पशन consumed in some unicellular organism special vacuoles also play important role in expelling excess water and some wastes from the cell, मतलब कि और भी जो बहुकोशिकीय जो जीव रहते हैं उसके शेल्स रहती है उसके अंदर जो वैक्यूल्स रहता है वो किसमें इंपॉर्टेंट रोल करता है, जो एक्सटर्नल वाटर आ जाता है या फिर सम वेस्टेज जो रहता है उसको बाहर करने में। इसके भी आपको 2 टाइप्स मिल जाएंगे सेल डिवीजन के भी। ईच सेल्स thus acquired its structure and ability to function because of the organism of its membrane and organelles in specific ways, मतलब कि स्पेसिफिक वेज में ही उसका मेम्ब्रेन जो है वो वर्क करेगा। The cell thus has the basic structure organization. This helps the cell for perform function like respiration, obtain nutrition and cleaning of waste material। इन सभी प्रोसेस में ये स्पेशल रोल प्ले करते हैं, ओके। और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन, और नया प्रोटीन बनाने में, उत्सर्जन में, श्वसन में, ऑब्टेन न्यूट्रिशन मतलब पोषण में, सभी में। Thus the cell is the fundamental structure unit of the living organism। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जो आपको फर्स्ट टाइम में ही बताया गया था। ये सेल जो होता है वो भी 2 टाइप से डिवीजन हो जाता है। आपका सेकंड जो दे रखा है आप इस पिक्चर से पूरा मेरा समझ सकते हैं कि एक जो मदर सेल होती है उससे जो है वो 2 डॉटर्स बन सकती है, ओके। और एक जो होती है 1 से 2 बनेगी एंड फिर 2 से जो हो जाएगी वो फिर 2 बन जाएगी। तो इन दोनों को भी हम बोलेंगे, एक तो मिटोसिस बोलेंगे और एक को माइटोसिस बोलेंगे। मिटोसिस में 1 मदर सेल से 2 मदर सेल बनेगी एंड अदर जो था सेकेंड वाला है आपको माइटोसिस, इसमें 1 से 2 एंड 2 से देन 4 ऐसे ये लाइन चलती रहेगी, ओके। ये पूरा पेरे में यही समझा रखा है, ओके। दिस इज योर 5th चैप्टर इज कंप्लीट एंड नाउ आपको PDF सेंड हो जाएगी, आप अपना फेयर वर्क भी कंप्लीट रखिए, ओके। थैंक यू।